नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी। मैं श्रीमती +2 हाई स्कूल तोपा पिंपरा, रामगढ़ जिले के अंतर्गत लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिकी विषय में क्लास 12वीं के लिए पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के बीच में नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें टॉर्क कितना लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जब हम उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबसे पहले जानना पड़ेगा कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर दो चार्ज मैं लिया हूँ, -q और +q चार्ज लिया हूँ। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं +q चार्ज से और -q चार्ज को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एंगल हम मान लेंगे थीटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है, थीटा मान लिए। डाइपोल मोमेंट जो है वो p, जो कि -q से +q चार्ज के तरफ होगा। हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आप देखेंगे इस +q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा QE। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है QE। ये -q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा -QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि +q चार्ज के ऊपर में जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, QE मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है -q के ऊपर। सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप एक बात बताइए, दो बल अगर लगाते हैं, इधर से 5 न्यूटन का, इधर से 5 न्यूटन का, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि किसी भी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 लगता है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पर 0 लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से रेस्ट में था। ट्रांसलेशनल मोशन में ये नहीं आएगा। ठीक है, उसी चीज को मैं फिर से बता देता हूं। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड QE एक्ट्स opposite to each other, hence net force acting on the dipole due to external electric field is 0। ठीक है, जिसके कारण जो नेट फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। और टॉर्क रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, तो अभी हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में ये क्यों आएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात देखिए कि ये जो QE लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और -QE जो लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट डायरेक्शन है, नेट फोर्स 0 हुआ, मगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण दे विल कंस्टिट्यूट ए कपल, वो कपल कंस्टिट्यूट करेंगे, एंड द मोमेंट ऑफ कपल इज टॉर्क। आप पढ़ते हैं, जान चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो मोमेंट ऑफ कपल होता है वो टॉर्क होता है। आप पानी का बोतल ले लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है या खाली, उससे मतलब नहीं, उसका ढक्कन लगा हुआ है। आप उस ढक्कन को खोलने के लिए फोर्स लगाते हैं ना, तो 2 उंगलियों से फोर्स लगा रहे हैं, एक उंगली से फोर्स इधर लग रहा है, दूसरी उंगली से फोर्स आपके तरफ लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स 0 है, फिर भी वो घूम जाता है ना। क्यों घूमता है? क्योंकि उसमें जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। अगर लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जाता तब तो टॉर्क नहीं लगता। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसके कारण दे विल कंस्टिट्यूट ए कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल इज टॉर्क। ना वही चीज को मैं यहाँ पर लिख करके बतला दे रहा हूं। हाउएवर द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एंड कंस्टिट्यूट ए कपल, हेंस द डाइपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। टॉर्क कितना होता है, हम यहाँ वेक्टर का साइन नहीं दिए हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा? दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का तो बराबर है,
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स में हम QE लिख देंगे। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के डायरेक्शन के बीच का, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर अगर थीटा है तो साइन थीटा देखेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा 2l sin थीटा। इस बात का ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 2l sin थीटा। तो टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना है QE है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2l sin थीटा है, तो टॉर्क कितना लगेगा QE into 2l sin थीटा। और आप सभी बच्चों को मालूम है Q into 2l क्या होता है, P होता है, Q into 2l क्या होता है, P होता है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं PE sin थीटा, ठीक है, PE sin थीटा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, अब 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। PE sin थीटा, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर है। यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है। आपको मालूम है कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो साइन आता है, और तीसरा जो मिलता है आंसर रिजल्टेंट वो भी वेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क भी वेक्टर है, P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है। तो टॉर्क वेक्टर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। इसको गलती से भी E क्रॉस P नहीं बोलना है, क्या बोलना है, P क्रॉस E, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P इंटू E गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑल्सो। ये जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, याद होगा आपको। अगर ऐसे है, एक P वेक्टर इधर है, E वेक्टर इधर है, तो टॉर्क ऊपर होगा। आप बचपन में मेले में जाते होंगे तो एक खिलौना देखते होंगे जिसमें ऐसे गोल घुमाते थे, हवा में उड़ता हुआ जाता था, जो कुछ बना हुआ रहता था आकृति उसमें, वो ऐसे घुमाने तो ऊपर जाता था, अगर उल्टा घुमाते तो किधर जाता, नीचे जाता, ठीक है। तो ये घुमाने का जो चक्कर था ऐसे, तो ये आप वहीं से रोटेशनल जो है टॉर्क के बारे में, एक्सियल टॉर्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे आप घुमा रहे हैं एक्सियल वेक्टर के बारे में जानते हैं, ऐसे घुमाए तो उसको घूमने का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हुआ, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी में वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर उल्टा होता, P इधर होता, E इधर होता, तो टॉर्क का डायरेक्शन नीचे चला जाता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर, हम बता दिए आपको, इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। P और E अगर सेम प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर होगा आपका टॉर्क का डायरेक्शन। मतलब ऐसे समझो, अगर P मतलब डाइपोल मोमेंट x एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन z एक्सिस में होगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। SI यूनिट ऑफ टॉर्क जो होता है वो क्या होना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर पहले आप किसका यूनिट, किसका ये रखेंगे यूनिट, डाइपोल मोमेंट का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका SI यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए P और E अगर दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होता, थीटा एंगल पे होता, तो टॉर्क हम ऐसा बनाएंगे कि वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 केस हमको देखना है। पहला केस क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 है, तो आप बताइए अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। तो जब साइन 0 0 हुआ तो टॉर्क कितना हो गया, 0। फोर्स तो 0 था ही, टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा केस, अगर थीटा का वैल्यू 90 है, थीटा किसके बीच का, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब ऐसे समझिए, ये मान लीजिए डाइपोल मोमेंट है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री हुआ ना। डाइपोल मोमेंट ऐसे नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, तो टॉर्क जो हुआ वो मैक्सिमम होगा। केस नंबर 3, अगर थीटा 180 हो जाएगा, साइन 180 क्या होता है, 0, तो टॉर्क क्या लगेगा, 0 लगेगा। यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा डाइपोल के ऊपर,
जब हम टॉर्क को रखेंगे इस तरह से कि उसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं यह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। पहला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है, कैसे भी रखते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद नेट फोर्स क्यों 0 लगता है, क्योंकि दोनों चार्ज के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगते रहता है। उसके बाद टॉर्क की जहां तक बात है तो टॉर्क भी 0 लग सकता है। टॉर्क हमेशा लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो टॉर्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में मैं वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, व्हेन रोटेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉपिक के साथ आऊंगा। धन्यवाद।